हेलो। हेलो, मुझे सुन पा रहे हैं? कमेंट कीजिए। नमस्कार। सुषमा सिंह जी, नमस्ते। सीमा जी, नमस्कार। और मैं जानना चाहूँगी कि मेरी आवाज़ पहुँच रही है? एक बार मुझे बताएं कि अब मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है क्या? कमेंट करके मुझे बताइए प्लीज़। जी। जी दोस्तों, मुझे बताइए कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जी सीमा जी। हाँ रवि जी, बहुत बहुत नमस्कार है आपको। प्लीज़ मुझे बताइए मेरी आवाज़ पहुँच रही है कि नहीं? कमेंट कीजिए प्लीज़। जी, शुक्रिया रवि जी। तो मैं सभी दोस्तों को नमस्कार करती हूँ। मेरा करवध सभी से निवेदन है कि कहीं भी कुछ ऐसा लगे तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। जी। जी और अभी जी वाह, ठीक है। प्रियदर्शन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ आए मुझसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी। तो अभी हमारे कुछ दोस्त आए हैं, तो अभी हम बात करते हैं। जैसे कि ये कोरोना काल चल रहा है, कहते हैं ना कि बहुत बुरे में भी कुछ अच्छा होता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा जो हुआ बहुत बुरा हुआ है, जो हुआ है। लेकिन फिर भी इसने हमें, जो हम लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, उनको एक तरह से जोड़ा है। और हम दूर रहकर भी एक दूसरे को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और अपनी बात साझा कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं अपना ये जो कार्यक्रम है आज, इसका शक्ति ब्रिगेड साहित्य गंगा, इसकी जो अन्नपूर्णा बाजपेयी अंजू जी हैं, सीमा जी हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा मंच बनाया है, जो पीड़ितों का, शोषितों का और स्त्रियों का, वंचितों के लिए आवाज़ उठाता है और उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो ऐसे मंच बने कि जहाँ वंचित लोगों की आवाज़ सुनी जाए। इसके लिए मैं बहुत, आप बहुत बधाई के पात्र हैं और मैं आपका हृदय से वंदन करती हूँ। आज मुझे आपने यहाँ मौका दिया। मुझे मेरे पास कुछ सवाल सीमा जी ने दिए हैं लघु कथा से संबंधित, और आज मैं अपने मन की बात कहना चाहती हूँ। वो सवाल भी बीच बीच में उसमें उनका आंसर मिलता रहेगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात करते हैं ना, तो मुझे लगा कि मेरी लघु कथाएं तो मेरे संकलन में आपने पढ़ ही ली होंगी। मेरा संकलन, ये संग्रह आया था 2014 में, दिन अपने लिए के नाम से। उल्टा दिख रहा होगा ना इसमें, दिन अपने लिए, आयन प्रकाशन से। और ये दिल्ली हिंदी अकादमी से इसका अनुदान मिला था। जी हाँ बिल्कुल रवि जी, मन की ही बात करेंगे आज। बिल्कुल बातचीत, एकदम हल्के फुल्के माहौल में हम बातचीत करेंगे। लघु कथाएं तो हम पढ़ते रहते हैं, आप भी मेरी भी पढ़ी होंगी, औरों की भी पढ़ते हैं। और लघु कथाओं की बात तो होगी ही, लेकिन उसके साथ हम, मेरी इस यात्रा में जो अग्रज लोग रहे, उन्होंने मुझे संबल दिया, मैं उनकी बात आज करना चाहूँगी। और उससे पहले सीमा जी ने जैसे कहा कि अपने बारे में कुछ बताइए, तो ठीक है, थोड़ा सा अपने बारे में मैं बता देती हूँ। मैं अपने बारे में वैसे क्या बताऊँ, बहुत एक बेहद आम इंसान हूँ। कोई विशेष कुछ खास ऐसा नहीं है। और उसको मुझे शुरू से ना पढ़ने की बहुत लगन थी। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में मेरा जन्म हुआ। बचपन से ही ऊपर वाले ने पढ़ने का मेरे अंदर ऐसा एक आग सी दी थी मुझे, कि मुझे पढ़ना पढ़ना और पढ़ना ही भाता था। काम और भी होते थे, लेकिन पढ़ने का जो जुनून था वो मेरे अंदर
तब से लेके आज तक है। और मैं लिखती बहुत कम हूँ, पढ़ती ज़्यादा हूँ। कई बार ऐसा भी मतलब अवसर आए कि कई बार मन दुखी है, डिप्रेशन में है, या कहीं और भी किसी तमाम तरह की व्यस्तताएं रही, लेकिन पढ़ना, मुझे साहित्य पढ़ने ने हमेशा मुझे एक संबल दिया। कविता, कहानी, लघु कथा, संस्मरण, जैसे आजकल मैं संस्मरण लिख रही हूँ कुछ, तो वहीं से बात शुरू करती हूँ। जब मैं 9वीं 10वीं क्लास में होंगी तब मैंने कविताएं लिखना शुरू किया, हालांकि सब कुछ कच्चा ही चल रहा था। 11वीं में आई तो एक नारी पर मैंने आलेख लिखा, और उस आलेख को दिल्ली से एक कुलपाली साप्ताहिक नाम से एक पत्र निकलता था, उसमें वो पुरस्कृत हुआ। और मैं अलीगढ़ से दिल्ली आई, मावलंकर ऑडिटोरियम में। उस समय एक मंत्री जी थे, रामनिवास मिर्धा, कैबिनेट मंत्री थे, उनके हाथों मुझे पुरस्कार मिला। 12वीं में आई तो 12वीं पास करते ही घर में कहा गया, घर में पढ़ने का माहौल नहीं था बिल्कुल, लड़कियों के लिए बिल्कुल नहीं था। बिजनेस फैमिली थी, तो कहा गया कि बस बहुत हो गया पढ़ना लिखना, अब छोड़ो इस सबको, अब आपकी पढ़ाई बंद। मैंने कहा जी हम तो पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, अब नहीं पढ़ना है। अभी कोई पीछे कोई लड़की पढ़ी है क्या? मैंने कहा ठीक है, नहीं पढ़ी होगी, लेकिन मुझे पढ़ना है। नहीं जी, कोई एडमिशन नहीं होगा, आगे कोई कॉलेज प्राइवेट कर लो। मैंने कहा नहीं, रेगुलर पढ़ना है। और जब मैंने 3 दिन की भूख हड़ताल की, तब मेरा एडमिशन अलीगढ़ के डीएस कॉलेज में, कोएड कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। और उसके बाद जैसे ही मैंने फर्स्ट ईयर में थी ग्रेजुएशन के, तो मेरी एक कहानी मैं अपाहिज नहीं के नाम से पंजाब केसरी के कहानी विशेषांक में छपी, और उस कहानी पर ढेरों ढेर पत्र आए। पहली कहानी आपकी प्रमुख पत्र में छपी हो और इतने सारे पत्र, तो मैं खुशी से बौरा गई थी। मुझे लगा कि हाँ ठीक है, सही चल रहे हैं, करना। हालांकि वो भी मुझे कच्ची कहानी लगती है। उसके साथ मेरी जो रचना थी, यात्रा थी, वो धीरे धीरे चल रही थी। उसी वर्ष गैरिक परिवार में एक पत्रिका आती थी पंजाब से, उसमें मेरी एक लघु कथा प्रकाशित हुई, दूसरा भगवान के नाम से। वो भी बहुत पसंद की गई। उसके बाद मेरी पढ़ाई चल रही थी। और मैं एक बात यहाँ बताना चाहूँगी, इससे चाहे मैं अपनी तारीफ ही कर रही हूँ एक तरह से मेरे परिवार में, जैसे कि मैंने अभी बताया, मेरे पूरे ख़ानदान में मुझसे पहले एक भी लड़की 12वीं से ऊपर नहीं पढ़ी थी, और मेरे बाद पूरे ख़ानदान में एक भी लड़की एमए से कम नहीं है। तो ये मैं अपना कुछ नहीं बता रही हूँ इसमें, ये ऊपर वाले ने मुझे वो एक कहते हैं ना कि ईश्वर प्रदत्त जो उपहार आपको मिलता है, वो मुझे दिया था कि इसको पढ़ना है। और मैंने बचपन से और अब तक बहुत संघर्ष किए, लेकिन उन संघर्षों से मेरी राह उस ऊपर वाले ने ऐसे निकाल दी कि जैसे आप दलदल में फंसे और एकदम सपाट रास्ता आपको मिल जाता है। तो इस तरह से मेरी यात्रा चल रही थी। एमए किया, इंग्लिश में एमए किया, हिंदी में एमए किया, बीएड किया, शिक्षा विशारद किया, प्रभाकर किया। उसके बाद शादी, लड़कियों की ज़िंदगी का यही चीज़ें होती हैं। उसके बाद मेरा जो लिखने का, पढ़ने का कार्यक्रम था, वो एक तरह से बंद हो गया था। मुझे लगा कि मतलब मैं सोच भी नहीं पाती थी कि आगे भी मैं कुछ कर पाऊँ। फिर कुछ सालों बाद मेरी नौकरी लगी। 2002 में मैं दिल्ली आई, और 2004 से मेरा पुनः लेखन, पढ़ना, लेखन और छपना फिर से शुरू हुआ। किशोर श्रीवास्तव जी एक पत्रिका निकालते थे, हम सब साथ साथ, आरिफ जमाल, न्यू ऑब्जर्वर पोस्ट, और पूर्वांकुर, और दो एक के मुझे नाम नहीं, राष्ट्र किंकर। तो इन पत्रिकाओं में मेरी जो रचनाएं हैं, कविताएं हैं, लघु कथाएं हैं, वो छप रही थी। उसी के अंतराल में मैं अशोक लव जी से मिली, बहुत बड़े साहित्यकार हैं। उन्होंने भी मेरी रचनाओं को देखा और पढ़ा और मुझसे बातचीत की, तो वहाँ से भी मुझे बहुत सहारा मिला। उसके बाद मैं
शोकलव जी के बाद मैं बात कहूँ तो ऑनलाइन ये जो फेसबुक है और ये सब चीज़ें आ चुकी थी। मेरी बिटिया ने मुझे वो सब चीज़ें सिखाई और मैं ऑनलाइन से जुड़ी। कहीं गोष्ठी होती थी, कुछ होता था तो मेरी बेटी मुझे साथ लेकर जाती थी, तो उससे भी मुझे बड़ा संबल मिला। उसने मुझे जब ये सिखाया तो 2011 की बात है शायद, सृजन गाथा पर मेरी एक लघु कथा छपी, बहुत पसंद की गई। लघुकथा.com पर फिर मेरी कई लघु कथाएँ छपी। तब मेरा हिमांशु जी से बातचीत हुई, फ़ोन पर बात होती थी। वो मेरी बहुत लघु कथाओं को तराशा उन्होंने, बहुत मुझे बताया कि किस तरह से लिखना है। और लघुकथा.com एक सालों से चली आ रही बहुत बढ़िया लघु कथा की साइट है, जहाँ हम बहुत अच्छा उम्दा पढ़ते हैं। और देखिए, जो ये पढ़ना है ना, अब जितना पढ़ेंगे ना उतना आपको आप समृद्ध होंगे। कहानी पढ़िए, कविता पढ़िए, लघु कथा पढ़िए, पढ़िए पढ़िए। बढ़िया जगह पर हम पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें हमें हमारे अंदर के जो मन होता है, कपाट होता है, वो खोलते हैं और हम सीखते हैं कि हम किस तरह से हमें लिखना चाहिए। सुकेश साहनी जी से मिली मैं, हिमांशु जी की बात कर रही थी। हाँ, हिमांशु जी की एक मैंने लघु कथा पढ़ी, नवजन्मना ऐसे करके कुछ है उनकी, नवजन्मा। क्या गजब की लघु कथा है, बिना एक शब्द भी कहे हुए सारा चित्र सामने खोल देती है। बिल्कुल, आप पढ़िए उसको। मैं तो उनकी मतलब मुरीद हो गई थी। उसके बाद साथ साथ मैं साहनी जी से मिली। सुकेश साहनी लघु कथा में गुरुओं के भी गुरु हैं। सुकेश साहनी जो लघु कथा में मनोवैज्ञानिकता को पकड़ते हैं, और आप उनकी लघु कथाओं को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे क्या कह दिया, हम तो ऐसे ही लिखने बैठे हैं, हमें नहीं लिखना चाहिए। पढ़ लो, उनको इतना अच्छा लिखा जा रहा है। मुझे कई बार लगता था कि, और वाकई मैं तो ये मानती हूँ कि उनके जैसी लघु कथा और उनमें से 1% हिस्सा भी मैं आज तक नहीं लिख पाऊँ। डरे हुए लोग उनकी एक प्रमुख कृति है। एक उनकी लघु कथा याद आती है मुझे, ठंडी रजाई। ठंडी रजाई में पूरी रात उस औरत का अंतर्द्वंद उन्होंने इस तरह से दिखाया है कि आप देखकर चौंक जाएंगे कि अच्छा, मन की एक एक बात परत दर परत खुलती जाती है। सुकेश साहनी जी ने मुझे अभी भी, जब मेरी कहीं कोई लघु कथा उनको पसंद आती है तो वो मुझे फ़ोन करके बात करते हैं। तो देखिए कितने बड़े बड़े व्यक्तित्व हैं और हम लोगों से ऐसे बात करते हैं कि हमारे बराबर है, तो ये बहुत बड़ी महानता है। इसके बाद मैं सुभाष नीरव जी से मिली पुस्तक मेले में पहली बार, और नीरव जी से बात हुई तो नीरव जी से मेरी थोड़ी जानकारी हुई, और उनको जो मैं लघु कथाएं बेचती थी वो बताते थे, शोभा ये यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे ठीक करना है, ऐसे ठीक करना है। उन्हीं दिनों जनगाथा, जो बलराम अग्रवाल जी का एक ब्लॉग है जनगाथा, मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरी लघु कथाएं वहाँ लगे। मैंने बलराम अग्रवाल जी को लघु कथाएं भेजी और उनसे फिर बात की, तो उन्होंने कहा कि शोभा, हम जो लघु कथाएं हैं ना, हम उसमें जनगाथा में वो लघु कथाएं छापते हैं जो संग्रह से बाहर हमें संग्रह में मिलती हैं, संग्रह से बाहर की लघु कथाएं हम नहीं लेते। जो बहुत निराशा हुई। मैंने कहा मेरे संग्रह का तो अभी क्या भविष्य है। कोई बात नहीं, उन्हीं दिनों अविराम साहित्यिकी का लघु कथा विशेषांक निकलने वाला था और अतिथि संपादक थे बलराम अग्रवाल जी। जो लघु कथाएं, 4 लघु कथाएं मैंने उसमें भेजी अविराम साहित्यिकी के लिए, और भेजकर मैं बस निश्चिंत हो गई। मैंने कहा ठीक है, भेज दिया, जो भी जवाब आएगा ठीक है। मैं शाम को सब्जी लेने चली गई। सब्जी मंडी में नीरज जी का फ़ोन आता है, शोभा जी आपकी लघु कथाएं जनगाथा में लगी हैं। मैं चौंक गई, जनगाथा में कैसे? उन्होंने कहा आप देखो, इतनी बढ़िया ज़बरदस्त लघु कथाएं लिखी हैं आपने। मैंने कहा सर, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आज भी मैं उस बात को सोच रही हूँ, कह रही हूँ, तो मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो देखिए, जब हम लिखते हैं और हमारी लघु कथा, हमारी रचनाएं कहीं अच्छी जगह छपती हैं और वहाँ से बड़े बड़े लेखकों का फ़ोन आए आपके पास, तारीफ़ करें वो, तो उससे बड़ा सुख एक रचनाकार के लिए कुछ नहीं होता। मैं सब्जी वब्जी छोड़ के घर भागी और मैंने नेट ऑन किया, वहाँ देखा तो वाकई
उस दिन तो मैं बहुत खुशी में थी, तो उस दिन तो मेरे दिमाग में कोई बात नहीं आई। अगले दिन मैंने फिर बलराम अग्रवाल जी को फ़ोन किया कि मैंने कहा, भाई साहब आपने तो कहा था कि हम संग्रह से रचना लेते हैं, और आपने तो बोले छोड़ो शोभा, जब हमें संग्रह के बाहर इतनी अच्छी लघु कथाएँ मिल रही हैं तो हम क्यों ना संग्रह के बाहर की लघु कथाएँ लें। मैंने ये नियम तोड़ दिया। तो देखिए कितने उम्दा लघु कथाकार हैं, और हम जैसे लोगों को, जो हम जुगनू हैं, उनको सूरज बनाने की ये लोग तैयारी करते हैं, हमें समझाते हैं, हमें छापते हैं, और हमारे जो हौसला है उसको बढ़ाते हैं। बलराम अग्रवाल जी से मुलाकात हुई तो वो मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मैं तो पानी पानी हो गई, इतने बड़े शख्सियत और मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। तो मैं कहती हूँ कि बड़ा वही होता है जिसके साथ छोटों को खड़ा होने पर बड़े होने जैसा एहसास हो। और यही चीज़ें मेरे मन को बहुत छू गई। बलराम अग्रवाल की आप लघु कथाएं देखें, पीले पंखों वाली तितली तो मेरे जहन से आज भी नहीं हटती। ये कैसा मुल्क, कितनी बढ़िया फैंटेसी रची है उसने। वो तो लघु कथा पुरुष हैं। नीरव जी की लघु कथाएं देखिए, नीरव जी की जो लघु कथाएं हैं, गुड़ुप, उसका क्या शीर्षक है वो मैं भूल जाती हूँ, लेकिन वो गुड़ुप मैं नहीं भूलती। वो एक शब्द पूरी लघु कथा पर और पूरे उस रचनाकार पर इस तरह से फिट होता है कि ज़बरदस्त। आप देखेंगे कि बहुत ज़बरदस्त वो लघु कथाएं इस तरह से आ रही हैं। अब ठीक आ रही है आवाज़? आवाज़ मेरी ठीक पहुंच रही है रवि जी? उसके बाद हमने देखा कि उसके बाद हम नीरव जी की लघु कथाओं से मुझे बहुत सीखने को मिला। हाँ, तिड़का घड़ा उनकी लघु कथा है, बिल्कुल रवि जी सही कहा आपने। और उसके बाद मेरी लघु कथाओं को बलराम अग्रवाल जी, सुभाष नीरव जी, मधुदीप जी बहुत संवारते रहे। मैं उनके पास थी और वो बार बार कहते थे कि इसमें एक ये शब्द थोड़ा ठीक नहीं है, इधर से इसको हटा दो और आप इसकी जगह इसको चेंज कर दो। तो देखिए, अगर कोई हमारी रचनाओं में कुछ कमी निकालता है तो वो हमें ठीक करने चाहिए। वो हमारी भलाई के लिए है। हम उसको सीखेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। मेरी लघु कथा का जो संग्रह आया उसका पूरा श्रेय मैं सुभाष नीरव जी को देती हूँ, बलराम अग्रवाल जी को देती हूँ। सुभाष नीरव जी ने अपने घर बैठकर अपने प्रिंटर से मेरी पूरी पांडुलिपि बनाई, क्योंकि मुझे दिल्ली हिंदी अकादमी में उसको देना था, और वहाँ पर एक पूरी पांडुलिपि की जो बनती है हाथ से वो दी जाती है, और फिर मुझे उसका अनुदान मिला। उसी बीच में बात करूँगी अयन प्रकाशन के स्वर्गीय भूपाल सूद जी की। उन्होंने मुझसे कहा, शोभा तुम्हारी लघु कथाएँ बहुत अच्छी हैं और मैं संग्रह निकालना चाहता हूँ अपने प्रकाशन से। मैंने कहा, सर देखिए, मैं पैसा देकर तो नहीं छपवाती हूँ, ये थोड़ा सा मेरा उसूल रहा है शुरू से। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, आपने वहाँ दिया हुआ है, जो वहाँ से मिलेगा वो। मैंने कहा ठीक है। तो इस तरह से मेरी किताब आई और उसका शीर्षक बलराम अग्रवाल जी ने मुझे सुझाया। तो इस तरह से बात बनती गई और इन रचनाकारों ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया। मधुदीप जी की बात कहूँ तो सबसे पहले मैं मधुदीप जी की बात कहूँ तो जो सबसे पहले मैं एक बार पुस्तक मेले में गई थी, 2009 या 10 की बात होगी, तो जानते भी नहीं थे, जाते ही मेरा सम्मान किया उन्होंने। मैंने कहा अरे अभी से तो बोले हाँ, तुम लिखती हो और अच्छा लिखोगी। और तो अभी भी वो कह देते हैं कि सबसे पहले तो हमने तुम्हें पुरस्कृत कर दिया था। उसके बाद पड़ाव और पड़ताल के खंड 15 में मेरी लघु कथाओं को उन्होंने लगाया। तो मैं इन सभी दिग्गजों का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अशोक चोपड़ा जी की बात करें तो मेरी लघु कथा डंक वाली मधुमक्खी उनको विशेष पसंद आई। मुझे 1-2 कार्यक्रमों में भी बुलाया उन्होंने। और उसके बाद दिल्ली हिंदी अकादमी का 2016 में एक बहुत बड़ा लार्ज स्तर पर एक प्रोग्राम हुआ था, और उसमें लघु कथा का एक प्रोग्राम अशोक चोपड़ा जी ने कराया, और 10 लघु कथाकारों के बीच में मुझे उन्होंने आमंत्रित किया। डंक वाली मधुमक्खी जो निर्भया कांड के ऊपर आधारित थी, और एक रिश्ता जो लिव इन रिलेशन पर थी, 2 लघु कथाएं मैंने वहाँ पढ़ी थी।
वहाँ बैठी हुई मैत्रेयी पुष्पा दीदी ने मेरी लघु कथाओं की बहुत तारीफ़ की और मुझे वहाँ से 10,000 का चेक मिला। अशोक चोपड़ा जी की बात करें, अशोक भाटिया जी की बात करें तो अशोक भाटिया जी ने, ये आपने लघु कथा पढ़ी होगी कपों की कहानी, कितना ज़बरदस्त अंतर्द्वंद है। कहता कुछ नहीं है, अंदर जाता है बाहर आता है, अंदर जाता है बाहर आता है, और उसी में जो रचनाकार ने उस तरह से दिखाया है कि इतनी अच्छी से उसका अंतर्द्वंद दिखाया है। तो इस तरह से जो हमारे रचनाकार हैं ये सब हमें मार्गदर्शन हमारा करते रहे हैं। अब इसी संदर्भ में अगर मैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी की बात ना करूं तो ये बहुत गलत होगा। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को कौन नहीं जानता है, बहुत बड़ा नाम है। मंच पर उनके प्रोग्राम सुनने के लिए जब हम जाते थे, कई प्रोग्राम मैंने सुने, मंच प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद वो मंच से उतरते थे और आकर मेरे सामने खड़े हो जाते और बोलते, शोभा जी आपकी लघु कथा पढ़ी थी, बहुत पसंद आई, हंस में पढ़ी थी, कथादेश में पढ़ी थी। इस तरह से वो मुझे बताते रहते थे। जैसा कि नीरव जी का भी फ़ोन आता है कई बार कि शोभा तुम्हारी लघु कथा हंस में छपी है, कथादेश में छपी है, और हंस और कथादेश में मेरी बहुत सारी लघु कथाएँ लगी थी। तो वो मुझे इस तरह से बताते थे। तो मैं मतलब क्या बताऊँ आपको, मुझे इतना अजीब लगता था कि इतनी बड़ी शख्सियत, और हम तो अभी मतलब लिखना सीख ही रहे हैं, और हमें आके इस तरह से ये लोग नमस्ते करते हैं और हमारा जो मतलब हौसला बढ़ाते हैं। तो मैं फिर से वही बात कहूँगी कि उसी तरह से बड़ा इंसान को हो, इंसान उसी तरह से बड़ा हो कि छोटे अगर साथ में खड़े हो तो उनको छोटेपन होने का एहसास ना हो। बहुत अच्छी ये सब बातें मैं आजकल संस्मरण लिख रही हूँ, तो उसमें भी मैं इन सब का जिक्र करूँगी। और अगर इस श्रृंखला में कुछ लोग मुझसे छूट गए हो तो मैं उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ। और अब मैं, जी हाँ बिल्कुल सुभाषिनी देव जी, अशोक चोपड़ा नहीं, अशोक भाटिया जी हैं, वो मैं गलती से बोल गई थी, मैं क्षमा चाहती हूँ। अब इसके बाद मैं अपनी लघु कथा शुरू करूं तो डंक वाली मधुमक्खी। जैसे कि सीमा जी ने कहा है कि आपकी लघु कथाओं के विषय क्या होते हैं और कैसे आप विषय उठाती हैं, तो देखिए मुझे शुरू से आदत है पढ़ने की, और समाचार पत्र तो मैं डेली ही पढ़ती हूँ। डेली मैं समाचार पत्र पढ़ती हूँ और उसमें से जो 99% नकारात्मक ही खबरें होती हैं, यहाँ डकैती हुई, हत्या हुई, रेप हुई, ये सब चीज़ें होती हैं। उसमें कुछ ऐसा मुझे दिखता है तो मैं उसकी कटिंग रख लेती हूँ, और जब समय अनुकूल होता है तो मैं उसको रचना में बदलती हूँ। वो लघु कथा भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। तो मैं डंक वाली मधुमक्खी आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ। और उस लघु कथा की एक बात बताती हूँ। निर्भया कांड के बाद की बात है, ये आसपास की। मेरी बेटी कोचिंग जाती थी पढ़ने के लिए और देर से लौटती थी। एक बार ज़्यादा देर हो गई तो मेरे मन में जो तूफ़ान उठे, जो हलचल हुई, वो सब चीज़ें उस लघु कथा में हैं। तो मैं वो लघु कथा पढ़ती हूँ, डंक वाली मधुमक्खी। जी, डंक वाली मधुमक्खी। भिन 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 मधुमक्खी मंडरा रही है। ओह, 5 बज गए, इतनी देर, क्लास तो 3 बजे ही छूट जाती है। 1 घंटा आने का, कहीं मौसी के घर ना चली गई हो। वैसे जाती तो नहीं। बड़बड़ाती हुई फ़ोन लगाती है। ओह, वहाँ भी नहीं, कहीं भी नहीं। गुस्से से फ़ोन पटकती है। भिन भिन करती मक्खी फ़ोन पे आ बैठती है, काले बड़े डंक वाली। जाने क्या हुआ होगा। दामिनी कांड के बाद तो रोज़ ही कोई ना कोई, कहीं ना कहीं, हाय मेरी बच्ची, किसी मुसीबत में। सारे महत्वपूर्ण नंबर भी याद कराए थे उसे। मक्खी उसके चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगा रही है। हट हट, कपड़ा ले उसे भगाने लगती है। मोइए मक्खी, जाली का दरवाज़ा बंद करती है, मक्खी को बाहर कराती है। ट्रेन ट्रेन,
लगा बेटी का ही फ़ोन होगा। हेलो। हाँ हेलो। अरे तुम हो क्या? परेशान लग रही हो। कनूज वो नहीं आई अभी तक। थोड़ा इंतज़ार करो। कितना दिल ऊपर नीचे हो रहा है। फ़ोन किया उसे 10 बार। आउट ऑफ कवरेज आ रहा है। नेटवर्क नहीं लग रहा होगा। धैर्य रखो, आ जाएगी। तुम माँ नहीं हो ना। फ़ोन कट। भिन भिन भिन, जाने कहाँ से आ वही मक्खी उन्हें भिन भिनाती है। अभी तो निकाला था इसे, घुस आई दोबारा। निकम्मी। ट्रेन ट्रेन। फ़ोन उठाती है। नो रिस्पॉन्स। हाय मेरी बिटिया। ओह ये तो डोरबेल है। भाग कर दरवाज़ा खोलती है। आ गई तू, मैं तो मर ही जाती। ओफो मम्मा, थोड़ा तो पेशेंस रखा करो। टाइम देख रही है, 5:30 बजे हैं। रोज़ाना तो 4 बजे। बस बस मम्मा, 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास थी। रैली की वजह से बस आधा घंटा लेट हुई। और तेरा फ़ोन पूरा चार्ज नहीं हो पाया था ना, बैटरी डाउन हो गई होगी। अच्छा चल, हाथ मुंह धो ले, फुलके उतारती हूँ। मेन गेट बंद कर दूँ जरा, किसी का भरोसा है आजकल। सामने वाली दीवार पर काले बड़े डंक वाली मधुमक्खी सो रही है, चुपचाप दीवार से चिपक कर। शुक्रिया दोस्तों। तो ये मेरी लघु कथा डंक वाली मधुमक्खी। मैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स देख लेती हूँ। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे एक नई लघु कथा, नई माने जो मेरे संग्रह में नहीं है, वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगी। जैसे कि बात थी कि विषय आप कहाँ से कैसे लेती हैं, तो हमारे आसपास ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। एक बार मैंने टीवी पर देखा, एक न्यूज़ आ रही है कि जो हमारे नेता हैं संसद में आपस में लड़ रहे हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। ये जो समाचार है पूरे विश्व में देखा जा रहा होगा, हमारे देश की क्या गरिमा नहीं है। और जो हमारे देश में इतनी सारी समस्याएं चल रही हैं, शायद हो ना हो उसके पीछे यही कारण है कि हमारे नेता जो है ना उतनी मुस्तैदी से काम नहीं करते। कुछ समय बाद कैनवास का लिखी गई, बिल्कुल नहीं कहूँगी, कहीं कैनवास लिखी गई। और यह लघु कथा मैंने अमृतसर में पढ़ी थी, मिन्नी की तरफ से जो वहाँ प्रोग्राम हुआ था। और उसके बाद अगले साल मुझे लघु कथा किरण पुरस्कार मिला। प्रतिलिपि लघु कथा प्रतियोगिता में 950 लघु कथाओं में इसे प्रथम पुरस्कार मिला था। और उनकी पूरी टीम मेरा इंटरव्यू लेने मेरे घर आई थी। तो ये सब जो लघु कथाएँ लिखी गई, ये हमारे अग्रजों के, जो उन्होंने मुझे सलाह दी, मशवरा दिया, उनके कारण। तो मैं अपनी कैनवस लघु कथा पढ़ती हूँ। कैनवास। कैनवास सेट कर उसने अंदर की दुनिया के कपाट खोले, चित्र बनाना शुरू किया। पहले पहल जो चित्र बना वह फसल विहीन खेतों के बीच पेड़ों पर लटकी किसानों की लाशों का था। इस चित्र को बनाते हुए उसकी कूंची कई बार कांपी। नमी से नज़र में धुंधलापन छाया रहा। उसने दूसरा कैनवस उठाया और चित्र बनाने लगा। अब की दफ़ा सामूहिक बलात्कार उपरांत खून के आंसू बहाती कटी फटी युवती का चित्र बना। कूंची फिर कई मर्तबा कांपी और नज़र धुंधलाई। हताश हो तीसरा कैनवस उठाया और चित्र बनाना प्रारंभ किया। इस बार जो चित्र बना उसमें अनायास ही लाल रंग का इस्तेमाल भारी मात्रा में हुआ। आतंकवादियों द्वारा निर्दोष लोगों के कत्लेआम का लोमहर्षक चित्र उसके सामने था। एक बार पुनः धुंधलके से नज़र भर उठी और कूंची तो बार बार कांपी ही। कूंची के लगातार कंपन और नज़र में छाने वाली बार बार की धुंध ने उसकी तलाश को
विस्तार दिया, उसने एक और कैनवस उठाया, उसे गहरे काले रंग से पोता, देश की गरिमामय संसद के भीतर का चित्र खींच दिया। इसमें सफ़ेद पोश नेता एक दूसरे पर चप्पल, जूते और कुर्सियां फेंक रहे थे। यह चित्र बनाते हुए न उसकी नज़र धुंधलाई, न कूची ही कांपी, एक दफ़ा भी नहीं। पहले के तीनों चित्रों को इस आखिरी चित्र के पीछे सेट करना उसे ठीक लगा। शुक्रिया। तो ये मेरी लघु कथा थी कैनवस। और अब सीमा जी आदेश दें कि कितना समय अभी बाकी है, तो मैं 2-3 लघु कथाएं और पढ़ूं या जैसा भी उनका आदेश हो। देखिए, एक बात आती है कि हम विषय कहाँ से लेते हैं। हम अखबार पढ़ते हैं, समाचार देखते हैं और अपने आसपास के माहौल को देखते हैं। तो मेरी एक लघु कथा कहानी नई जो बनी, वो मैंने देखा कि पति पत्नी दोनों ही नौकरी पर जाते हैं। अब बच्चे को संभाले कौन? तो गांव से दादी को बुलाया जाता है कि आप आएँ और हमारा बच्चा, उनको अपने बच्चे को सुपुर्द करते हैं। लेकिन होता क्या है कि आजकल के परिवेश में पल रहे बच्चे और गांव से आने वाली दादी दोनों की पसंद मेल नहीं खाती। तो उसमें मेरी एक लघु कथा का निर्माण हुआ, कहानी नई। इसी तरह से एक बड़ी कहानी में मैंने एक वाक्य पढ़ा, बिस्तर से झाड़ू तक बना सकता है मर्द औरत को। और ये जो विचार है ना, ये जो लाइन थी, मुझे कौंध गई। लघु कथा कहते हैं ना, कौंध है। एक पल विशेष की बात होती है लघु कथा में, आप उसको कितने अच्छे तरीके से लेते हैं, सांकेतिकता, संप्रेषणीयता, मारक अंत के साथ व्यंजना के रूप में आप अपनी बात कहते हैं और उसको आप इस तरह से लघु कथा का निर्माण करते हैं, तो वो लघु कथा बढ़िया बनती है। तो जब ये मैंने मुट्ठी भर धूप एक लघु कथा लिखी गई, इसी विचार को जो मेरे मन में घूम रहा था, और वो मातृभारती के ने उसे पुरस्कृत किया। मुझे, हाँ, अभी सीमा जी कह रही हैं कि कथाएं पढ़िए, अभी समय है। तो चलिए एक मैं लघु कथा पढ़ती हूँ। महिला दिवस 8 मार्च को मेरे मन में ऐसे ख्याल आया कि जिन महिलाओं को जबरन ये समाज वैश्य बना देता है, उनके लिए महिला दिवस का क्या अर्थ है। उनका भी तो मन करता होगा ना कि हम महिला दिवस मनाएं, लेकिन कैसे कर सकती हैं वो। तो वो विचार मेरे मन में कौंध रहा था। मैंने एक लघु कथा लिखी उस पर, सेलिब्रेशन। ये नैरेटिव शैली में है। सेलिब्रेशन। आईने के समक्ष खुद को निहारा उसने। यूं तो रोज ही खड़ा करती स्वयं को इसमें संवेदना रहित, टोटल औपचारिक। आज आंधी की उड़ान जोरों पर थी। अपनी आंखों में झांका तो आंसुओं की नमकीन बर्फ जमी पड़ी मिली। रात के 3 बजे थे। आज वह जल्दी फारिग हो गई। महिला दिवस का सेलिब्रेशन जो करना था। कुछ घंटे स्वतंत्रता का उद्घोष। अपने शरीर के अनगिनत पड़ावों को देखा। जगह जगह राहगीरों के रुकने के निशान मौजूद थे। पिकनिक मनाई थी पुरुषों ने उसकी देह पार्क में। थर्रा और विस्की के बोतलों के ढक्कन उसकी गोलाइयों के ओपनर से ही खोले गए थे। खाने पीने की चीज़ों के खाली पाउच सी रिश्ती उसकी नसें, सिगरेट के टोटे, मिली जुली सुगंध दुर्गंध में जलते लबों की मोहर से आबाद थी उसकी संगमरमरी देह। नर नाखूनों से बनी आड़ी तिरछी ज्योमेत्रीय आकृतियाँ। कहीं कहीं फफोले थे गमगीन दुनिया का गम छिपाए। बीच बीच में आदम बत्तीसी के प्यार की स्टैम्प। इन सब पर नज़र फेरते हुए उसकी दृष्टि एक जगह रुक गई जहां उसे किसी ने सहलाया भर था। अपनी भाव नदिया को उसकी आंखों में उड़ेलने की हल्की सी कोशिश की थी। वह कोमल एहसास उसके अंदर कहीं गहरे सुरक्षित था। अट्टहास किया उसने, चलो इसी शानदार सुनहरी याद की
केवल एक किरण को ओढ़कर महिला दिवस मनाएं। शुक्रिया। कल्पना भट्ट जी, प्रेम कुमार मिश्रा जी, सभी को, नैना जी, नीरज शर्मा दीदी, अन्नपूर्णा वाजपेयी जी, सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। आप लोगों ने समय निकाला मेरे लिए। शशि बंसल जी, जानकी वाही जी, अर्चना राय जी, उषा भदौरिया जी, रवि जी तो हैं ही पहले से ही, और तो मैं जी, और मैं अभी कुछ समय पहले लिखी एक अपनी लघु कथा का वाचन करती हूँ, जो अभी मुझे लगता है कि उसमें मुझे एक फाइनल ड्राफ्ट निकालना है। आप लोग मुझे बताइए उसमें कहाँ क्या कमी है। हालांकि मैंने बलराम अग्रवाल जी को भेजी थी, तो उन्होंने भी कुछ मुझे कहा था कि इस पर थोड़ा सा विचार करो एक आधि शब्द पर, तो वो अभी ऐसी कैसी रखी दी गई है, कुछ उसमें अभी काम नहीं हो पाया है। ये लघु कथा मैंने एक बड़ी कहानी पढ़ी थी, और उस कहानी में उस प्रवृत्ति का चित्रण था जो लंपट पुरुष होते हैं, जो अपने घर की स्त्री के विचारों से असहमत होते हुए उसे तो तलाक दे देते हैं, लेकिन उनके मन में स्त्री देह के प्रति जो वासना होती है वो भरी रहती है। थोड़ी सी बोल्ड लघु कथा है मेरी ये, और आप लोग बताइएगा कि किस तरह से मैं इसको और संवार सकती हूँ। लघु कथा का शीर्षक है घुटन। यूँ तो खन्ना जी के साथ वर्मा जी की उठ बैठ थी। शाम उनकी छत पर ही दोनों की गपशप हुआ करती। आज रविवार को कुछ जरूरी काम के चलते वे सुबह 11 बजे ही पांडे जी को भी अपने साथ ले आए थे। वे दोनों सीढ़ियां चढ़ रहे थे। सीढ़ियां खत्म होते ही खुली छत पर झूलता कपड़ों का हैंगर नजर आया। उसमें झूल रहे थे कुछ जनाना कपड़े। पांडे जी का मुंह का बिगोल बिगड़कर फुसफुसाहट में बदल गया। देखो वर्मा, इन्हें जरा भी लाज नहीं है। औरतों के ये अंतः वस्त्र यूं खुले में टांग रखे हैं। अमा यार, कौन से जमाने में जी रहे हो? क्या मर्द क्या औरत, सभी के कपड़े तो खुले में ही सूखते हैं। छी छी, ये भी कोई बात हुई? कोई लिहाज भी तो हो। तुम्हारा साहब का नहीं पड़ता ना इन सब से। भाभी से तलाक लिए 2 साल हुए, नहीं तो तुम्हारी अलगनी पर भी। बस भाई, बात सोच की है। जब विचार ही नहीं मिले तो क्यों खटे? सो अलग होना ही ठीक था। ठंडी सांस से भरी उनकी नज़र हैंगर के कपड़ों पर पूरी उतर गई और मुंह जरा टेढ़ा हो गया। आइए आइए बैठिए, खन्ना जी ने धूप में मुड्डे डालते हुए स्वागत किया। वितृष्णा भरी पीठ हैंगर की ओर कर पांडे जी बैठ गए। देर तक संस्कार, धर्म, राजनीति उलझते रहे। मर्द औरत जूझते रहे। नए से पुराना कसमसाता रहा। चाय का दौर चला। मिसेस खन्ना की मेज़बानी से पांडे जी ज़रा ज़्यादा ही तृप्त हुए। चलते चलते उन्होंने फ़ोन का कैमरा ऑन किया। आज की मुलाकात की एक फ़ोटो तो बनती है ना दोस्तों? हाँ भाई, क्यों नहीं। पहले आप दोनों की, फिर मेरे साथ भी एक। ठीक है, कहकर दोनों पोज बनाने लगे। एक क्लिक पर ही फोटो आ गई। रुको, एक और, कहते हुए पांडे जी की अंगुली के ऊपरी हिस्से ने सेल्फी मोड टच किया। हैंगर पर सूखते कपड़ों के साथ उनकी सेल्फी सेव हो गई। नीचे आते हुए सबके पीछे चलते हुए पांडे जी के दाएं हाथ की अंगुलियों के नुकीले सिरे हैंगर के कपड़ों को चुभोते हुए निकले। सर्द मौसम की कुनमुनाती धूप में पांडे जी के चेहरे पर चटक सूरज उग आया था। शुक्रिया दोस्तों, और मुझे बताइएगा कि मैं इसे किस तरह से बेहतर करूं। सीमा जी बताएं तो मैं लघु कथाओं का पाठ करूं, या उनके प्रश्न भी हाँ सारे हो चुके हैं लगभग मुझे लगता है। कुछ बात थी कि क्या संदेश देना चाहती हूँ। तो
मैं क्या संदेश दूंगी, मैं तो अभी कुछ संदेश ले रही हूँ, सीख रही हूँ, पढ़ रही हूँ। सबसे बड़ी बात जो मैं खुद से भी कहती हूँ, बहुत पढ़िए, बहुत पढ़ना है। और हम जितना पढ़ेंगे उतना हम समृद्ध होंगे। उम्दा पढ़ना है। मैं अपने बारे में कहूँगी कि मैंने पढ़ने को अपनी कुछ कुछ नौकरी, घर, कुछ अपनी बीमारी के चलते कई बार छोड़ा, लेकिन ये पढ़ने ने मुझे नहीं छोड़ा। और अब मैंने सोचा है कि मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं कितनी भी परेशान हूँ, अगर मैं रात को सोते वक्त एक कहानी पढ़ लेती हूँ, अच्छी कविता पढ़ लेती हूँ, लघु कथा पढ़ लेती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत सुखद लगता है। और हम बहुत कुछ सीखते हैं। कथाएँ और सुनाइए। चलिए मैं अभी उन्हीं पर बात करूँगी। एक लघु कथा मैं और पढ़ती हूँ, जिसे सुकेश साहनी जी ने बहुत पसंद किया था। और मैंने ये मधुदीप जी के यहाँ प्रोग्राम में पढ़ी भी थी। और ये भी थोड़ी सी एक बोल्ड लघु कथा है। तकलीफ। आज उसका दूसरा दिन था। कल तो उससे उठा ही न गया। कभी गर्म पानी की बोतल, कभी हीटिंग पैड लगाए पड़ी रही। इतनी गर्मी में नो ठंडा पानी। ओह क्या मुसीबत है। आज कुछ संभली है। घर भी देखा कुछ। ऑफिस के लिए भी तैयार हुई। पर्स में एक्स्ट्रा अरेंजमेंट भी कर लिया। दर्द उसके साथ ही हो लिया। शुक्र है बस समय पर मिल गई। स्टैंड तक पति ने छोड़ दिया था। कंधे पे पर्स और हाथ में लंच बैग लिए बस में चढ़ तो गई, पर सीट फुल। आज चार्टेड भी निकल गई। क्यों तो 1 घंटे का रन है, पर मुँह ये ट्रैफिक जाम इसे डबल कर देता है। ओ माय गॉड, निचुड़ी टांगों से 2 घंटे कैसे खड़ी रहेगी। सीट मांगे भी तो क्या कहे। हर बार की दिक्कत जो ठहरी। भीड़ में खड़ी खड़ी भी बार बार कुर्ती का पिछला हिस्सा देखती रही। ऑफिस पहुंच सबसे पहले वॉशरूम गई। संयत हो फाइलें निपटाने लगी। 3 घंटों से अधिक बैठी रही। उठना चाहकर भी ना उठ पाई, पर अब उठना उसे अति जरूरी लगा। तभी बॉस ने बुला भेजा कंपनी की प्रॉपर्टी फाइल लेकर। बॉस से निपटकर बाहर जाने के लिए पलटी भी ना थी कि ओह वही हुआ जिसका डर था। स्पॉट आ ही गया था। प्योन दबी मुस्कान से देख रहा था। इधर मुड़ी तो बॉस के चेहरे पे कुछ चौड़ा सा फैल गया था। उसे न जाते बना न बैठते। दोनों मर्दों की उपहास बनी वह दीनहीन खड़ी रह गई। इधर अंदर कुछ अधिक तिरने लगा था। अब उसे लगा कि आज आई ही क्यों थी, एक और छुट्टी ले बैठती, ये स्यापा तो ना होता। इसी भीतरी वेदना से लदफद थी कि कहीं कुछ चिरा। मन में हिम्मत उतरने लगी। गहन व्यथा जुगनू सा प्रकाश छिटका ही देती है। पीड़ा से भरी बॉस से मुखातिब हुई। जिस रक्त के धब्बे देख औरत की हंसी उड़ाते हो और मज़ा लेते हो, वही रक्त भ्रूण को इंसान का चोला पहनाता है। औरत के शरीर से महीने के 5 दिन रिसने वाला रक्त ही अस्तित्व देता है पिता के बीज को। जन्मती है संतान और बड़े होकर तुम्हारे जैसे उपहास बनाते हैं उस रक्त का। बॉस की झुकी आंखों ने उसके चेहरे की चौड़ाई को पूरी तरह सिकोड़ दिया। प्यून की आंखें भी पांव तले की ज़मीन खुरच रही थी। शुक्रिया दोस्तों। उसीमा जी बताएं अभी समय है या और कुछ बातें कर ली जाएं। देखिए मैं लेखन पर एक बात करना चाहूँगी कि आपके मन में जो आ रहा है, लेखन अंदर से आता है। आपने पढ़ा कहीं कुछ, एक बार एक पल आपको लगा कि यहाँ कुछ है, और वो कौन सी जगती है। लघु कथा तो ये कौन रही है ना, फ्रेश है, और उसको आप वहाँ पकड़ते हैं और लिखते हैं। और उसको लिखने के बाद जैसा मन में आ रहा है, जो भी आपका फॉर्मेट बन रहा है लिखने का, कि लघु कथा आ रही है, कविता आ रही है, कहानी आ रही है, आप उसे लिख डालिए। उसके बाद देखिए किस फ्रेम में फिट हो रहा है।
अगर आप, जैसे कि हम कहते हैं लघु कथा के कुछ तत्व हैं, छोटा आकार, मारक अंत, व्यंजनात्मकता, संप्रेषणीयता, सांकेतिकता, अगर इन सब चीज़ों को आप लेकर चलेंगे पहले से, आप उस फ्रेम में फिट करने की कोशिश करेंगे तो वो बात नहीं बनेगी। जो अंदर से आ रहा है उसे लिख डालिए, और लिखने के बाद फिर देखिए कि हमें कहाँ कुछ ऊपर नीचे दाएं बाएं ठीक करना है ना। व्यंजनात्मकता के ऊपर मेरा एक आलेख भी है, मैंने लिखा था बहुत समय पहले लघु कथा में व्यंजनात्मकता के नाम से, जो कमल चोपड़ा जी संरचना निकालते हैं, उनकी उस संरचना में मेरा आलेख लगा था। मैं कमल चोपड़ा जी को भूल गई थी, उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। उन्होंने भी मुझे अपनी संरचना में कई बार मौका दिया, मेरी लघु कथाएँ लगाईं। वो भी मेरी लघु कथा यात्रा में एक प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में सामने आए। तो मैं बार बार यही कहती हूँ कि मन के भावों को लिखिए। और सीमा जी बताएं, किसी और रचनाकार की पसंद की कोई कथा हो तो सुनाइए। तो मेरे पास कथा तो नहीं है। अब मैं इस समय आपको मैंने नाम बताए हैं, नाम के तो मैंने बहुत बताए हैं अभी मेरे पास, और शायद मुझे नहीं लगता कोई मुझे मिलेगी, क्योंकि नवंबर मैंने घर जो शिफ्ट किया था, बहुत सारी किताबें मेरे पास हैं, लेकिन उनको ढूंढना पड़ेगा, अभी पूरी तरह सेटिंग नहीं हो पाई है। हाँ जी, तो आप कहें तो मैं 2-1 लघु कथाएँ और सुना देती हूँ। हाँ देखिए, एक आजकल जो प्रेम का रूप है वो ऐसा है कि जो हमें चाहिए वो दीजिए, और नहीं देंगे तो हम तुम्हारे ऊपर तेजाब डाल देंगे, ठीक है। तो इस घटना पर, इस बात पर मेरी एक लघु कथा है, जिंदगी यूं ही। देखिए, जिंदगी यूं ही, शादी करना चाहता हूँ तुमसे, ठठाकर हंस पड़ी वह, सदी का विनर जोक, आई मीन इट, नो नेवर, नहीं चाहिए सो कॉल्ड दया तरस, तुम चिचोरे आशिकों ने समझा क्या है, एक लगा रहा पीछे, घास न डाली तो तेजाब का गुलदस्ता थमा गया, और अब तुम, इतनी भी इजाजत नहीं दूंगी ओ पुरुष कि तुम अपमान करते रहो औरत का। मेरी जिंदगी है, करियर है, माँ बाप हैं, तेजाब से लिपट मेरी खूबसूरती यदि बदसूरती के पायदान पर लुढ़क आई है तो क्या, मैं खत्म हो गई। देखो, जिंदा हूँ, पुख्ता सबूतों के साथ, और खुश भी, अकेली ही, प्रवेश वर्जित है पौरुषी ताक झांक का। गौर से देखो मुझे, मैं तुम्हारा वही प्यार हूँ, जब मैं नहीं बदला तो फिर तुम। आम सी तनख्वाह में आम आदमी, रिपोर्टर हूँ, सुंदर शिक्षित लड़कियों के फोटो भेजे हैं माँ ने, जेब से फिसल गए कुछ छायाचित्र, तो जाओ वहाँ। औरत के संघर्ष की जिंदा कहानियाँ देखी हैं मैंने, लाइव कवरेज की है, हौसला लिया है उनसे, और अब चाहता हूँ कि, वाह, समाज सुधारक बनने चले हो, नहीं, डायरेक्ट दिल से। हमारे मध्य खुले प्रेम के पंखों को निस्सीम वितान दो, उन्हें झुलसाओ मत। गहरी नज़रों से तौल रही थी वह उसे। शक है कि प्रेम आगे भी रहेगा, अलबत्ता कुछ और ज़रूर ही हो जाएगा। उस तरफ भी तुम्हारी ही पहल होगी, तो पर भी तलाक का विकल्प तो खुला ही है ना। उसके कहे में सच्चाई का टुकड़ा तलाश रही थी वह। इट टेक्स टाइम, पूरा लो मैं यहीं मिलूँगा। घर वाले तैयार थे, स्वयं वह ना पहले की बात जुदा थी, तब मेरा सौंदर्य इसे जीवन देता था, किंतु अब बरगद की काली जली फफोले भरी उदासी का घर है मेरा चेहरा। यह एक सामान्य युवक मुझ बेतरह बदसूरत लड़की से। तेजाबी इश्क में जली सखियों से चर्चा की, रिस्पॉन्स पॉजिटिव था, किंतु परंतु से खुद वह हिल नहीं पा रही थी। माँ ने समझाया, बेटी उसे क्या मिल रहा है तुमसे शादी करके, और फिर हम कब तक बंधे रहेंगे तुम्हारे साथ। पूरे जीवन की कटीली सड़क पर शायद ही कोई दूसरा मिले। यकायक माँ के शब्दों का अर्थ उसकी आंखों से फिसल चेहरे पे उलिझ गया। ओह
वहाँ भी। मोबाइल उठाया। प्रशांत, मेरे ऑफिस के बाहर मिलो, एंगेजमेंट रिंग के साथ। देखो प्रशांत, ये है एंगेजमेंट रिंग और ये है फ्रेंडशिप बैंड। आज मेरा समय बेहद क्रूर है। यदि तुम मेरे पति बनते हो तो शायद मेरे समय की क्रूरता में नाम मात्र की कमी आए या इजाफा भी हो सकता है, किंतु पलट इसके मेरा भविष्य सुखद और सहज होने की राह रोशन होगी जब तुम मुझे ये फ्रेंडशिप बैंड पहनाते हो। प्रेयसी की आंखों में अपने लिए प्रेम नहीं वरन दोस्ती का पारदर्शी नेह आलोड़ित हो रहा था। प्रशांत ने उसकी झुलसी कलाई पर फ्रेंडशिप बैंड बांध दिया। उसका वर्तमान खिलखिला उठा, जिसकी गूंज भविष्य को थपथपा रही थी। शुक्रिया। समय है अभी, एक और लघु कथा पढ़ दूँ? मुझे बता दीजिएगा जब समय पूरा हो जाए तो मैं बंद कर दूँ। सीमा जी मुझे आदेश दें। देखिए, आपके जो हालात होते हैं वो भी आपको लेखन के लिए प्रेरित करते हैं। जब मेरे बच्चे बड़े हो गए और पढ़ने के लिए और नौकरी करने के लिए बाहर चले गए तो मुझे बहुत अकेलापन सा फील होने लगा। तो एक लघु कथा बनी, और मुस्कुरा उठी जिंदगी। कितनी अकेली असहाय बेचारी रह गई, बच्चों के पराए शहर में नौकरी पर जाने से। पति तो पहले से ही रात तक आते, क्या बनाया है, कुछ लाना है तक सीमित। अपना सब कुछ समझ से बाहर। मन ही न होता कि कुछ ढंग का खाना बनाया जाए। पति की फरमाइश भी बुझे मन से पूरा कर देती। ना सुबह घूमने का मन, ना योगा का, बस रूटीन के तहत नौकरी निभाना। ऑफिस से घर आने का कसम से बिल्कुल भी दिल ना होता। क्यों जाऊं घर, कौन बैठा है इंतज़ार में। घर में हजार काम मुंह बाए खड़े हैं, पर मजाल कि एक भी लाइन हाजिर हो जाए। यही वो खुद थी जब रसोई में 100 व्यंजन बना खिला पिला के घर के हजार कामों को चुटकी में निपटा दिया करती थी। व्यवस्थित घर रखना तो कोई तुमसे सीखे। पति और सहेलियां तारीफ करते तो कंधे चौड़े हो जाते। अब क्या हुआ, अब तो काम आधा रह गया, और ये आधा ही ज़रा नहीं घिसता है। इस बार 2 दिन की छुट्टी पर बिटिया घर आई तो उसकी सेहत और बर्ताव में तब्दीली पाई। माँ, ऐसे कैसे चलेगा, अब तो हम भाई बहन को सदा बाहर ही रहना है। आपको खुद ही संभालना होगा, खुद को और पापा दोनों को। कितनी कोशिश करती रही खुद को समझाने की, किंतु आंसू आंखों की कोरों से छोड़ते ही नहीं। मन के अंदर का हिस्सा काफ़ी कुछ टूट सा गया था। रोज़ बच्चों से फ़ोन पर बात करती, कहती मैं और पापा तो ठीक हैं बेटा, तुम अपना ख्याल रखना, पर अंदर से कोई अधभरी गगरी छलकने को उछालें मारती रहती। ना बाहर आ पाता, ना अंदर शांत रहता। वो हंसगुल्ले, रौनक, बातचीत के दौर अब बच्चों के घर आने पर भी लगभग नदारद रहते। वे अपने काम में लैपटॉप पर जड़े रहते। वे बार बार उनके पास जाकर बैठती तो बच्चे पूछते, बोलो मम्मा, कुछ पूछना है, कुछ कहना है। दिल फौरन कहता, हाँ, तुम वापस वही छोटे बच्चे बन जाओ ना, जब हम खूब बातें करते थे। टीवी पर एनिमेशन या हॉरर मूवी देखते थे, या फिर वो जंगली और समुद्री जानवरों वाला डिस्कवरी चैनल, या फिर वो टॉम एंड जेरी। पर ना वह कुछ बात कह पाती और ना वे समझ पाते। उसे कमबख्त ऐसी उदासी क्यों घेरती है, शरीर क्यों शिथिल पड़ जाता है, निचुड़ापन उसके हिस्से ही क्यों आता है। क्या उसके पति भी ऐसा फील करते हैं? हर मोर्चे पर डटने वाली, हर कदम पे इतनी निरीह, बेचैन, कमज़ोर क्यों?
आज अपनी सहेली सपना के घर जाने पर कितना अच्छा लगा उसे। बिना बच्चों के वह कितनी खुश, मैनेजेबल, मस्त। कहा था सपना ने, सबके लिए जिए हम, परिवार, कुनबा, पति, बच्चे। अब स्वयं के लिए जीने का समय है। उसने कल्पना भी न की थी कि कभी वह इन सब के बिना जीने का सोचेगी भी। सपना के घर से लौटते हुए वह अंदर ही अंदर भिड़ रही थी। तभी याद आया कि कितने दिन से पसंदीदा चाट भी नहीं खाई। मशहूर बीरबल चाट कॉर्नर से भल्ले पापड़ी का स्वाद लिया, वही मीठी चटनी वाले गोलगप्पों का चटकारा लिया। एक प्लेट टिक्की छोले हब्बी के लिए भी पैक करवाए। कितने दिनों से वे भी तो चाट का जायका भूल ही गए थे। बाजार से नारियल, ओरियो बिस्किट, काजू नमकीन, गुजराती बाकरवाड़ी, चकली के साथ फल भी लेती चली। फूल चौराहे के एक कोने पे बैठे फूल वाले की डलिया में खूबसूरत गुलाब ठठाकर हंस रहे थे। गुलाब की बाह थामे मोगरे और मोतिया के गजरे मदमस्त उसे ही निहारने लगे। बिटिया साथ होती थी तो उसके बालों में लहराया करते गजरे। अब तो बाल भी बेचारे कभी गजरों की फरमाइश ना करते। आज हालात के थपेड़ों से त्रस्त मन फिर से मचल उठा। भैया एक गजरा देना, और गजरे की सुगंध से महकती घर की ओर चल पड़ी। शुक्रिया दोस्तों। जी कहिए सीमा जी, क्या आदेश है अब? बहुत लघु कथा पढ़ ली है मैंने। अब कुछ आप लोगों को पूछना है, कुछ बात करनी है तो बताएं। जी सबके कमेंट पढ़ रही हूँ। सीमा जी कह रही हैं बच्चों का बचपन बहुत मिस करती हैं माँ। वाकई मैं बहुत मिस करती हूँ। जीवन के उत्तरार्ध का सच है ये, सही बात बिल्कुल। हाँ, उषा भदौरिया जी कहती हैं अच्छा पति के लिए खाना बेमन से? नहीं नहीं, वो उस समय की बातें हैं जब मन खराब होता है। जी पवन जैन जी, शुक्रिया पवन जैन जी। कुणाल शर्मा जी आप आए, बहुत सुंदर। सीमा सिंह जी, जी सुधा भार्गव जी, दीदी नमस्ते। जी नीतू चौधरी मेरी बहन। जी बिल्कुल। और बताइए क्या पढ़ा जाए? जी बिल्कुल, इस तरह की लघु कथाएं। अभी कितना समय रहता है? अभी समय है या हो चुका है पूरा? और आप सभी का मैं हार्दिक रूप से धन्यवाद करती हूँ। ये बंद हो गया है क्या? बंद हो गया क्या? आ गया, आ गया, आ गया। हाँ जी अब आया वीडियो? हाँ अच्छा अच्छा, बात कीजिए। जी हाँ, मेरा वीडियो बंद हो गया था, पता नहीं, मुझे टेक्निकली इतनी चीज़ें नहीं आती हैं। जी हाँ, मैं बस बात करते हैं, 2-3 मिनट और हैं तो। हाँ आप ठीक है ना? हाँ उषा भदौरिया जी। तो मैं सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि जो संस्था है वंचितों के लिए, पीड़ितों के लिए आपने इतना किया है, शोषितों के लिए और स्त्रियों के लिए। और मैं मानती हूँ कि स्त्री तो सबसे बड़ी दलित वर्ग वंचित में आती है। जी बिल्कुल। और इस तरह से हम उन सब चीज़ों को देखते हैं। लघु कथाएँ हैं, कोई भी आपका लेखन है तो आपको, सबसे बड़ी बात मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत अधिक हमको पढ़ना चाहिए। इसके साथ मेरी जो भी आपने पढ़ी हैं लघु कथाएँ, आपने देखा ही होगा। और जो मैंने आखिरी लघु कथा पढ़ी है उसमें मुझे अपने आप लोगों के वक्तव्य ज़रूर चाहिए, चाहे तो अभी और या फिर बाद में आप मुझे उसका संशोधन करवा सकते हैं। योगराज प्रभाकर भाई जी आज नहीं आए हैं, मैं उनको नमस्ते करती हूँ। और रवि प्रभाकर जी को भी, उन्होंने भी मेरी लघु कथा कलश में लघु कथाएँ कई लगाई हैं। मुझसे फ़ोन पर बात करके भी मांग लेते हैं और वो बहुत उम्दा काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में। तो जो जो भी लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं मैं उन सबका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और आप सब लोग आए यहाँ पर, अपना समय दिया, मन दिया, मुझे ध्यान से सुना, तो सबके प्रति मैं बहुत आभारी हूँ। अरे राजेश उत्साही जी, हाथ जोड़कर नमन करती हूँ आपको।
राजेश जी आए हैं और ये भी लघु कथा में एक समालोचक की भूमिका बहुत अच्छे से निभाते हैं। कितना कुछ हम लोगों ने इन लोगों से सीखा है और हम सीख रहे हैं, और इसी तरह से लगता है कि ये लोग हमारे साथ बने रहेंगे तो हम उन चीज़ों को सीख पाएंगे। आगे भी लघु कथा की यात्रा जारी रहे। जब जब आपका मन करे, मैं तो एक यही संदेश देना चाहूँगी कि जब आपका मन करता है, जब आपको कोई चीज़ अट्रैक्ट करती है, खींचती है, तो आप उसे तुरंत लिख डालिए। उस समय नहीं लिख सकते हैं तो 2 शब्द, 4 लाइन, 2 लाइन कहीं भी लिख डालिए। तो आप उसको समय जब आपको मिलता है उसे आप बढ़ा सकते हैं, फिर से वो दोबारा वो चीज़ आपके दिमाग में आ सकती है। मैंने तो बसों में भी जो भी कुछ कागज़ होता था, पर्स में कुछ ध्यान में आया तो मैंने लिखा। एक बार मैं नीरव जी के घर जा रही थी, तो बारिश हो गई। मुझे लगा इतनी बारिश हो रही कैसे जा पाऊँगी, फिर बारिश रुक भी गई, बस खड़ी रही काफ़ी देर तक, और फिर कदम नाम की लघु कथा मेरी बनी उस तरह से। और मैंने बस में बैठकर उसको कुछ लाइनें उसकी लिखी। मेरे पास एक छोटा सा कागज़ था, उसी पर मैंने कुछ लाइनें लिख दी, और बाद में जाके मैंने इस लघु कथा को डेवलप किया। कदम लघु कथा भी मेरी सब लोग पसंद करते हैं। तो अब तो शायद मुझे लगता है कि और लघु कथाएँ सुनाने का वक्त नहीं है। तो आप लोग कल मुझे देखा मैंने कि नीरज शर्मा दीदी आ रही हैं वनिका प्रकाशन से, और वनिका प्रकाशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस तरह से ये शक्ति ब्रिगेड साहित्य गंगा संस्था है, ये महिला लघु कथाकारों को, महिला रचनाकारों को पढ़ा रही हैं आगे, और उनको एक मंच प्रदान कर रही हैं। इसके लिए वो बहुत बहुत आभारी हैं हम उनके, उन्होंने ऐसे वर्ग को उठाया है, मतलब महिला लघु कथाकारों को उठाया है जो परिदृश्य में नहीं हैं, अच्छा लिखती हैं, और इस तरह से वो आगे बढ़ रही हैं। सीमा सिंह का मेरे पास फ़ोन आया, बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम आपको बुलाना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि अरे मैं कहाँ इस लायक हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आपकी आजकल आप कुछ अधिक नहीं लिख रही हैं। तो मैंने कहा हाँ, मैं थोड़ा सा अभी नहीं लिख पा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको हम यहाँ पर देना चाहते हैं समय। तो फिर मैंने कुछ उनको 2-4 दिन के बाद का समय दिया। फिर मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, फिर 2-4 दिन और, मतलब उन्होंने मेरे साथ बहुत अधिक सहयोग किया और मुझे यहाँ बुलाया। तो मैं आप सभी का मन से, हाथ जोड़कर, तहे दिल से हार्दिक आभार करती हूँ। और मेरी यहाँ पर एक दोस्त है, वो भी लेखक है, कलकत्ता में रहती है, मेरी बचपन की दोस्त है सविता पोद्दार, वो भी यहाँ आई है। आकाशवाणी में भी वो काम करती हैं, तो उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। अपने दोस्त लोग, अपने जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, एक जगह पर जमा होते हैं तो बहुत अधिक अच्छा लगता है। और सीमा जी, अब मैं विदा लेने का समय आ गया है। हाँ, तो मैं बंद करूँ इस वीडियो को? सीमा जी मुझे बताएं। जी सीमा जी मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। फिर मिलते हैं, जहाँ आप बुलाएंगे वहाँ हाजिर होंगे। जी, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोगों ने यहाँ दिए और मेरी लघु कथाओं को पसंद किया, उनको समझा, ये बहुत बड़ी बात है। जी, सीमा जी कह रही हैं बहुत शुक्रिया शोभा जी, आपने अपना समय निकाला, मंच का गौरव बढ़ाया। जी नहीं, मंच का गौरव, हाँ, मुझे गौरव मिला है मंच पर आने से। और वसुधा गाडगिल जी, वसुधा जी मैं शोभा रस्तों की हूँ, शोभना श्याम दीदी अलग हैं। हाँ जी, जी बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ। सुधा भार्गव दीदी हैं, और बहुत सारे बड़ी बहनें हैं हमारी। इस तरह से हम लोग सब मिलते रहें, लिखते रहें और एक दूसरे को पढ़ते रहें, तो उससे ही हमें एक हौसला मिलता है। और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आप उस जो भी आप रचना आपने लिखी है, आपने लघु कथा लिखी है, उस लघु कथा को आपने लिख लिया, उसको 10-15 दिन के लिए छोड़ दीजिए, भूल जाइए। फिर 10-15 दिन के बाद फिर से आप उसको पढ़िए। जैसे कि सुभाष नीरव जी कहते हैं कि उसको महीने भर बाद निकालिए, फिर उसको पढ़िए। ऐसा सोच कर पढ़िए कि हम संपादक हैं, तो आप उसमें कुछ अच्छा कर पाएंगे। जी सीमा जी नमस्कार, विदा लेती हूँ आप सभी का। पुनः एक बार फिर से
बहुत बहुत आभार, आप मेरे इस प्रोग्राम में आए और अपना समय दिया। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।